हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप पे। तो डियर, आज जो है हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पहले तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और कुछ देर मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि मुझे इस सीरीज में आगे बढ़ना चाहिए, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या यहीं पे स्किप करके छोड़ देना चाहिए। तो पहले थोड़ा देर पेशेंस रखो और मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ओके, तो डियर, ये जो सीरीज है ये एग्ज़ाम बूस्टर के नाम से रहने वाला है, राइट। और इसमें जो है हम लोग पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से वन लाइनर या एमसीक्यू के बेस पे या फैक्ट्स के रूप में पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा उसका रिवीजन करेंगे। हमारा पर्पस इसका यही है कि आपके प्रिपरेशन को और ही ज़्यादा इम्प्रूव करना। अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो उस सिलेबस को आपके दिल दिमाग तक पहुंचा देना, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें और जो भी क्वेश्चंस रहे उसे इजीली आप सॉल्व कर पाएं। तो राइट, तो हमारा जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो पहले ही साइंस के सब्जेक्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। साइंस के कहने का मतलब यही है कि आपके एग्ज़ाम में, राइट, आपके एग्ज़ाम में साइंस के टॉपिक से, यानी कि जितने भी साइंस के सिलेबस जो है उसमें जो भी टॉपिक है उन सभी को मिक्सर रूप में हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपने रखा और मेरे बातों को सुना। अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपका यही है कि आप ज़रूर मेरे साथ इस सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और मेरे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी को इसके लिए मतलब मेरे द्वारा आप सभी को थैंक यू, दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया। देखो, हम पूरे साइंस को ओवरऑल जो है 3 आवर्स में, राइट, कितने देर में? पूरे 3 आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे। वैसे हमने अपने टेलीग्राम पे बच्चों से पोल कराया, अपने स्टूडेंट से, तो उनका यही है कि सर एक बार 3 आवर्स का लेक्चर जो है आप हम लोगों को मत प्रोवाइड करो ऐसा कुछ कि शॉर्ट लेक्चर लाओ और 2-4 लेक्चर में इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करो, राइट। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही अच्छा लगा, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके या तो 4 से 5 लेक्चर में पूरे साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने का सोचा है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारा पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं। प्यारे, ध्यान दो, अगर इस बार आप CHS में सिलेक्शन चाहते हो तो थोड़ा सा मेरे साथ बनो और देखो मैं सिलेक्शन दिलाता हूं या नहीं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूं। ध्यान से देखना। कुछ भौतिक राशियां हैं, ठीक है, कुछ भौतिक राशियां हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँ। देखो, इधर जो है मूल राशि है और इधर मूल मात्रक और इधर इसके संकेत। इसके 3 कॉलम बने हैं, ठीक है, जिसे लंबाई यानी कि इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। इसका मूल मात्रक होता है मीटर और इसे बात करें तो हम एम से डिनोट करते हैं। किससे? एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है हमारा द्रव्यमान, कहने का मतलब है मास। मास का मूल मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है और इसे जो डिनोट करते हैं केजी से।
इजीली आप जानते हो, मम्मी बोलती होगी कि जाओ 2 केजी आलू लेकर आ जाओ, 1 केजी दाल ले लेना, ओके, 1 केजी प्याज ले लेना। तो ये क्या हम लोग देखते हैं, मूल इसका राशि है, ये द्रव्यमान हम लोग देखते हैं, जो कि किलोग्राम यानी कि केजी में देखते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा समय यानी कि टाइम, जिसका मूल मात्रक है सेकेंड, और जिसे ए से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे? हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ओके। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है विद्युत धारा, आई मीन इलेक्ट्रिक। क्या है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक, जिसे एम्पियर और ए से डिनोट करते हैं। क्या? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जिसे एम्पियर कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका उष्मा गति ताप, ठीक है। क्या है? उष्मा गति ताप, टेम्परेचर, ठीक है, जिसे केल्विन में मापते हैं। किसमें? जिसे हम लोग केल्विन में मापते हैं। यहां देखो केल्विन, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। प्यारे, किससे? के से डिनोट करते हैं, ओके। चलो आगे देखो, उसके बाद है लुमिनस यानी कि ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, ओके, जिसे हम लोग कैंडिला, ठीक है, इसमें मापते हैं, जिसे सी डी से डिनोट करते हैं। किससे? सी और डी से। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, जो कि इसका है मोल, और इसका संकेत भी MOL होता है, मोल, ओके। देखो डियर, आपको लगेगा कि ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहां से CHS क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, लेकिन मैं आपसे कह देता हूं क्वेश्चन यहां से बनते हैं और बने भी हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, और अगर आप मेरे साथ बने हो तो पहले 10 आवर्स की जर्नी मेरे साथ कंप्लीट करो, और फिर मैं आप सभी के लिए 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर, जो पिछले एग्जाम के द्वारा CHS ने अपने बच्चों से पूछ रखा है, उस पूरे साइंस के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लाकर रखूंगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्यारे, मैंने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया, मैंने जो कंसेप्ट आपको दिया, जो भी फैक्ट्स दिया, जो इंपॉर्टेंट था, क्या उससे क्वेश्चन बने हैं या नहीं, और मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि बनेगा कि नहीं, ओके। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो थोड़ा सा तो मेरे साथ पेशेंस रखो प्यारे, और देखो इसमें कुछ करना नहीं है, आप भी जाओ हमारे ऐप से, वहां से डाउनलोड कर लो और देखो, वहां से जाकर के इजीली आपको PYQs में समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहां होता है दिशा एवं परिमाण के आधार पे हम लोग राशि को 2 पार्ट में बांटे हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। एक है अदिश राशि और एक है आपका सदिश राशि। अदिश और एक है सदिश, यानी कि जो दिशा के सापेक्ष हो उसे सदिश कहते हैं, और जो दिशा के सापेक्ष ना हो, उसके विपरीत हो, जिस राशि में डायरेक्शन ना दिया हो, उसे अदिश कहते हैं। प्यारे, एक बात मैं कहूं तो आपसे मैं थोड़ी सी उम्मीद लगा रहा हूं, ओके, और मैं इतना मतलब ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस उम्मीद को तोड़ोगे नहीं, बल्कि पूरा करोगे। क्या? कि आप इन दोनों राशि, दोनों जो क्वांटिटी हैं, उनके एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताओगे, ओके, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल कमेंट करोगे, ओके। चलो अब चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, यही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप अक्सर गलती कर बैठते हो। अब देखो, हमारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वह है न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के नियम जो इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के जो गति का नियम है, कितने हैं, कितने टाइप हैं? तो 3 गति के नियम है। किसके? हमारे न्यूटन के। पहला है गति का नियम, जो कहता है
गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वस्तुएं अपनी स्थिति में ही बने रहना चाहती हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के गुण के कारण ही वस्तुएं अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हैं, अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्यारे, ध्यान से समझना, गाड़ी अगर चलती है तो जब गाड़ी ब्रेक लेती है तो देखते होगे कि आप एक बैग आगे की ओर चले जाते हो। ये क्या है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ये है। ओके, चलो और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। डियर, एक ध्यान से देखना, हमारा जो टाइप है 3 है, और 3 जो टाइप है कि थर्ड और इधर है सेकेंड। जस्ट वेट, हाँ ये लो, ये सेकेंड है। जो गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो होता है, बल जो होता है संवेग के परिवर्तन दर, यानी कि प्रोपोर्शन होता है। ओके, यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि गति के न्यूटन का फर्स्ट गति का नियम जो है डेफिनेशन बताओ, या सेकंड नियम का डेफिनेशन बताओ, बल्कि उस पे जो है आपसे पूछेगा तो वो उसका एग्जाम्पल पूछेगा, उसका उदाहरण पूछेगा। इसलिए इसका द्वितीय गति का जो नियम का एग्जाम्पल है, क्रिकेट में बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे ले जाना। ओहो प्यारे, अगर मैं अभी आपके स्क्रीन पे रहता, अभी आपके पास, मतलब मैं स्क्रीन पे दिखता, तो मैं बेहतर तरीके से बता पाता। बट ध्यान से सुनो, मान लिया कि हमारा बॉल है, बस मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये बॉल है और ये जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा कोई खिलाड़ी है, मान लो हमारे विराट कोहली। ओके, यहाँ पे खड़े हैं और अपने हाथ को ऐसे निकाले बैठे हैं, और जैसे ये बॉल आएगा तो जब बॉल आएगा तो इस दिशा में आएगा, तो अपने हाथ को और पीछे ले जाएंगे और तब तब बॉल को पकड़ेंगे। यानी कि बेहतर है कि आप मैच देखे होंगे, और शायद मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से मैं बताया तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल के लेक्चर में मैं एनिमेशन के थ्रू भी आपको दिखा दूंगा, बट थोड़ा अभी समझ लो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हाथ जब बॉल की गति की दिशा में पीछे लेकर जाते हो ना, तो जब बॉल हाथ में आती है तो उस समय बॉल का जो है भार जो है थोड़ी और लंबी डिस्टेंस होने के कारण कम हो जाता है, जिसके कारण चोट कम लगती है और सहज तरीके से उस बॉल को कैच कर लिया जाता है, यानी कि पकड़ लिया जाता है। ये एक तरीका होता है अच्छे खिलाड़ियों का। ओके, चलो कल तो मतलब मैच है, हमारा चैंपियन ट्रॉफी चल ही रहा है। कल देखना न्यूजीलैंड और अपने प्यारे भारत के साथ, ठीक है, कल देखना, उसमें बेस्ट एग्जांपल ये दिख जाएगा। सेकंड है, ठोस धरातल की तुलना में रेत में गिरने पर कम चोट का अनुभव होता है। क्यों? ठोस धरातल पे अगर आप गिरोगे तो वो ठोस धरातल जो रहेगी, ठोस सॉलिड सरफेस जो रहेगा, वो दबेगा नहीं नीचे की तरफ, और जब नहीं दबेगा तो एक तो उसका फोर्स और फिर ऊपर से आप गिरोगे उसका फोर्स एकदम चट से लगेगा। और वहीं रेत वाली सरफेस पे गिरोगे तो थोड़ा सा दबेगी, तो थोड़ा सा दर्द का अनुभव तो कम होगा। बस यही बात है, तो आप समझो। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और प्यारे, इससे सहज तरीके से मैं कैसे समझाऊं जो कि आप समझ पाओगे। अगर आप बताओगे कि भाई इससे भी सहज तरीका होता है तो मुझे बताना, मैं पक्का
आई प्रॉमिस आपसे कि उस तरीकों को भी मैं अपनाने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। अब है हमारा थर्ड नियम, राइट, गति का तृतीय नियम। अब बेस्ट एग्जाम्पल देखो, रॉकेट प्रेक्षण के समय तेज गति से गैस बाहर निकलने पर रॉकेट पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगने से रॉकेट ऊपर की ओर गिरता है। बेस्ट एग्जाम्पल है। पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी को पैर से पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल से हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप जब पैर रख करके चलते हो पृथ्वी पे तो देखते होगे कि ऐसे पूरा पैर रखा, फिर आगे उंगली उठती है और उंगली पे दबाते हो और ऐसे पीछे जो है उसे उठाते हो। वैसे समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड नियम का। अब चलो हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। चलो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा बल का मात्रक। बल जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है उसे हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। ध्यान से सुनना, उसे क्या कहते हैं? हम न्यूटन कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कह रहा है। ट्रस्ट नहीं है, एक बार देख ले भैया जाकर के कि बात सही है कि गलत। ठीक है, चलो अब देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर आपका 10⁵ डायन होता है। अब एक होता है पलायन वेग। क्या होता है? पलायन वेग होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन कर जाना का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बिगते हो तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा। और जब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जब बाहर निकल जाएगा तो फिर पृथ्वी पे आना, इस अर्थ पे आना उसके लिए असंभव है और वो दोबारा नहीं आ सकता। राइट, ये समझ लेना। ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल दाब कहलाता है। ओके, क्या? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसका मात्रक कैसे? तो देखो इसका मात्रक जो है, देखो यहां से इसका मात्रक जो है आपका होगा न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। इसके दो मात्रक हैं। दाब का दो मात्रक है, एक तो है न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर और एक इसका होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। एग्जामिनर आपको बेहतर तरीके से यहां मोड़ सकता है, बेहतर तरीके से घुमा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। ऑप्शन में या तो पास्कल दे देगा या तो आपका दाब दे देगा, दोनों में से एक दे सकता है और आपसे इजीली पूछ सकता है। आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना प्यारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका महत्व आप तभी समझ पाओगे ना जब एक बार मेरे कहने से PYQ उठाकर देखोगे। ठीक है, तब समझ में आएगा कि जो वो
बहुत ज़्यादा तुम लोग सिलेबस के पीछे पढ़ते हो और अनेकों बुक्स पढ़ते हो ना, तब समझ में आएगा। ओके, अब आया हमारा वर्क यानी कि कार्य। ओके, कार्य की बात करते हैं। बल एवं बल के प्रभाव में होने वाले विस्थापन, ठीक है, गुणनफल, विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ओहो, सुनो, बल और बल के प्रभाव में होने वाले विस्थापन, या देखो, एक कोई वर्क, कोई भी कार्य तब संपन्न होता है पूर्ण रूप से जब उसमें बल लगे और उस बल के प्रभाव के कारण वहां से विस्थापन हो। अब देखो, कोई कार्य करते हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि घर में माँ बोली कि चल भाई, चल बेटा, हॉल में एक चेयर रखा है, उस चेयर को हॉल से उठा करके तुम्हें बालकनी में डालना है या रूम में लाना है। तो तुमने क्या किया, माँ तो एक कार्य दे दी, आपको एक वर्क दे दी कि बेटा ये कार्य करना है। कार्य ये है कि चेयर उठा करके हॉल से आपको रूम में डाल देना है, ला कर रख देना है। आपने किया क्या, अपने फोर्स का, अपने बल का यूज किया, वहां पे एप्लीमेंट किया, किसके लिए, चेयर को उठाने के लिए। ओके, राइट, बिल्कुल, चेयर को उठाने के लिए क्या किया, अपने बल का प्रयोग किया, और फिर वहां से जब चेयर उठी और उठकर आकर के हॉल से रूम में आई, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वर्क, कार्य कहते हैं। यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू डी, विस्थापन को हम D से डिनोट करते हैं। ओके, विस्थापन को हम D से डिनोट करते हैं, राइट। अब चलो, कार्य एक अदिश राशि है। क्या है, कार्य की एक अदिश राशि है, राइट, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो, अब हम कार्य के मात्रक की बात करते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है और अर्गो होता है। साथ ही साथ ये तीनों ही ऊर्जा के भी मात्रक हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बेहतर लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्यारे थोड़ा सा लाइक कर देना, और हाँ, ध्यान देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और आप दोनों का सिलेक्शन साथ हो, ताकि आप चाहो तो दोनों साथ मिलकर के पढ़ाई भी करो और इन्जॉय भी करो भर के। अकेले अकेले सिलेक्शन पाओगे, फिर उसका सिलेक्शन होगा नहीं, फिर वहाँ जाओगे, फिर इसकी याद आएगी, फिर आपको मज़ा आएगा नहीं, राइट। चलो, आ जाओ, फिर बात करते ऊर्जा, एनर्जी की। प्यारे ध्यान देना, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, वही हमारी एनर्जी कहलाती है। आप घर पे कभी काम करते हो और देखते होगे कि पिताजी बोलते होंगे कि बेटा ये काम कर दो, आप जाते हो काम करने, लेकिन बहुत लेजीनेस फील करते हो, टाइम लगाते हो, नहीं हो पाती है। पिताजी कहते हैं कि अरे यार, तुम्हारे पास अब एनर्जी नहीं है, तुम जवान तो हो, यंग तो हो, लेकिन उस टाइप की एनर्जी तुम्हारे पास नहीं है। तो एनर्जी क्या, वो कार्य नहीं कर पाए, पिताजी बोलते एनर्जी नहीं है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, कि जो कार्य करने की आपकी क्षमता है, स्टैमिना, उसी को तो हम एनर्जी कहते हैं। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल आपका होता है। और इस वाले कॉन्सेप्ट को तो हम लोग अभी अपने पिछले स्लाइड में ही करके आ रहे हैं। चलिए आगे की ओर चलो भाई, अब देखो शक्ति की बात करते हैं, पावर, पावर, राइट। चलो यार, पावर की तो बात कर ले पहले। देखो, किसी वस्तु या मशीन, दोनों में ही पावर होते हैं, कि कार्य करने की दर, रेट या इकाई समय, सेकेंड में किया गया कार्य ही शक्ति यानी कि पावर कहलाती है। शक्ति का मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, और ये वाट इज इक्वल टू वाट होता है। वही वाट की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके घर पे लिखा होता है बल्ब पे 220 वाट, यही वाला,
राइट। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ें। देखो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने चले ना तो भाई मेरे यहाँ पे अब बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और रिवीजन सीरीज में जब नाम दिया हूँ इसका और एग्ज़ाम बूस्टर, तो उसी हिसाब से हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। यानी कि सरफेस टेंशन की बात करूं, यानी कि पृष्ठ तनाव की बात करूं, तो द्रव की स्वतंत्र सतह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिससे वह हमेशा तनाव में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखो याद रखना, यहाँ किसी भी जल में अगर सुई को ऐसे सीधा डालोगे तो वो नीचे पानी में चली जाएगी। अगर वहीं सुई को ऐसे सीधा लेटे हुए डालोगे तो ये तैरने लगती है। क्या है भाई? ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण, बरसात की बूंद का गोला होना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे भी डिस्कस करा रहा हूँ, नोट कर लेना। इसके डिफिनेशन को नोट ना करो चलेगा भाई, लेकिन इसके एग्जाम्पल को नोट ना करो ये तो नहीं चलता। ओके, तो कॉपी पेन लेकर तो बैठो ना प्रॉपर, पहले ये तो क्लियर कर दे भाई, कॉपी पेन लेकर तो बैठो मेरे भाई। चलो मैं तो अपने बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप तो लेकर बैठे ही होंगे। आप तो लेकर बैठे ही होंगे कॉपी पेन। ऐसे तो मेरे बच्चे हैं नहीं कि कॉपी पेन ना लेकर बैठे हैं, राइट। ओहो क्या करोगे भैया, देखते हो स्क्रीन का खेला है, इधर उधर हो ही जाता है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल है गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। चलो फिर है पृष्ठ तनाव के कारण ही बहुत पतली सुई को पानी पर तैराया जा सकता है। साबुन के बुलबुले का सामान्य पानी के बुलबुले से बड़ा बनना, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और ये एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए खतरा है अगर आप याद नहीं रखते हो तो। फिर बात करते हैं ध्वनि की। तरंग आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। क्या होती हैं ध्वनि तरंगे? एक है हमारा श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स। क्या? ऑडिबल वेव्स होते हैं एक हमारे। इनकी आवृत्ति बात करें, ऑडिबल वेव्स, प्यारे आवृत्ति समझ रहे हो ना? आवृत्ति क्या कहते, किसे कहते हैं, तरंग किसे कहते हैं? आपने कहीं से तो पढ़ा होगा, तब तो आज मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो। अगर नहीं जानते इतनी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को तो मुझे कमेंट करके बताना प्यारे, मैं तो हूँ आपके लिए ना, भी मैं हूँ। ओके, इनकी आवृत्ति, किनकी आवृत्ति? ऑडिबल वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि मनुष्य का कान केवल इतनी ही तरंगों को सुन पाती है। सपोज, थोड़ी सी पैसेंस रखो। ये कहता है, पहले तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑडिबल वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगे, सुनने वाला। आवृत्ति यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी आवाज होता है वो हम मनुष्य के कानों के लिए सुनने लायक होता है और उसे ही हम लोग सुन पाते हैं। नहीं तो या तो 20 से कम हो जाए या 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मनुष्य का कान उसको सुन नहीं पाता है। ठीक है, तो वेस्ट पॉइंट नोट करने का है, कर लो नोट, इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, कर ले भाई, राइट, कर लो। अब हमारा आता है क्या है, अपश्रव्य तरंगे। क्या है? इंफ्रासोनिक वेव्स, जो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और ये जो होता है ना, भूकंप के मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले उत्पन्न होती है और इसे कुछ कीट, कुत्ते इत्यादि इन तरंगों का अनुभव करते हैं। भैया सुनो ध्यान से, आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी ना कि अगर गांव में
मम्मी अक्सर नहीं, दादी कहती होंगी कि कुछ होने और अनहोनी होने से पहले ये जो कुत्ते होते हैं ना, या कौवा, पक्षी, ये सब सुन लेते हैं, इनको महसूस हो जाता है, इनको फील हो जाता है, राइट? यही बात है, वो जो है धर्म से जोड़ते हैं। और यहाँ हमारा साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये जो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ निकलती है ना ये घटनाओं के समय, तो हमारा मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से प्लस की आवाज़ को सुन पाता है, इससे कम वाले को नहीं सुन पाता, इससे प्लस वाले को सुन पाता है। और ये लोग जो होते हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ों को सुन पाते हैं, इसलिए ये लगते हैं भौंकने, चिल्लाने, चहचहाने। ठीक है, तो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है, ले लिया जाता है। जो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो ना, उसे किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करो। ठीक है, उसे किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करो, उसे खोने की कोशिश ना करो मेरे भाई। नहीं तो बहुत दुख होता है जब चल जाता है, तो क्या बहुत दुख होता है, दुखता है जब चल जाएगा ना हाथ से, तो दुखेगा। अब आता है थर्ड हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, राइट? और इन तरंगों का प्रयोग गर्भावस्थान शिशु की जांच करने में किया जाता है, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या अल्ट्रासाउंड कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, और ध्वनि की निर्वात में गति नहीं होती है, निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। अब इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये तो आप जान गए। आवेश की प्रवाह, आवेश समझ रहे हो ना, चार्ज की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, चले आगे चलते हैं और इसे इरेज करते हैं। हाँ, अब देखो हमारे पास दो करंट होते हैं, दो धाराएं होती हैं। एक होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी और इसको डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? बिल्कुल। अब एसी की मैं बात करूं, जो अक्सर हमारे यहाँ घरों में यूज किए जाते हैं। समय के साथ ये जो है एसी है दिशा बदलती है, लेकिन वहीं डीसी की बात करें तो समय के साथ दिशा नहीं बदलती है, एक समान रहती है। एसी जो है ट्रांसफार्मर में काम आती है और ये ट्रांसफार्मर में काम नहीं आती है। इंपॉर्टेंट है प्यारे, देख लेना। ओके, इनकी आवृत्ति छोटी होती है क्योंकि ये दिशा बदलती है, और ये 50 हर्ट्ज की होती है, और इनकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज की होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूज में होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है भैया। ट्रांसफार्मर, आप बहुतों को दिमाग में होगा कि ट्रांसफार्मर ना एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अरे मेरे भाई, ये रॉन्ग है यार, कहाँ से जान रहे हो? ये रॉन्ग है। ट्रांसफार्मर का काम जानते हो क्या होता है? आपने अक्सर ऐसे आंधी वाले समय में सुना होगा कि कहीं ना 33,000 वाला वोल्ट का जो तार है ना वो टूट गया है, 11,000 वोल्ट वाला तार ना गिर गया है, वो जोड़ाएगा ना तो करंट अपने घर आने लगेगी। तो क्या हमारे घरों में 11,000 वोल्टेज आती है या 33,000 वाला वोल्टेज आती है? क्या भैया सुनो ध्यान से, अगर इतना वोल्टेज आए हमारे घर में तो क्या जो ये पंखा चलाकर सोते हो, हीटर चलाकर तापते हो, मोटर चलाकर के पानी भरते हो, अपना फोन चार्ज में लगाते हो, सही हो पाएगा, रह पाएगा? कब का फूट जाएगा भैया, ध्यान से सुनना। कब का खत्म हो जाएगा, ये नहीं सहन कर पाएगा ना। सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखो, वही करंट को जो 11,000 वाली 33,000 वाली जो करंट है वह ट्रांसफार्मर उसको कम करके 220 वोल्टेज में हमारे घरों में क्या करती है, प्रवाहित करती है, भेजती है, जिससे हम लोग आसानी से
अपने करंट का यूज कर पाते हैं। बात सही है? बताइए जरा, बात सही है ना? चलो, बात तो मैं सही कह दिया। तो ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है भाई, ये होता है। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ें। उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ओके, और विद्युत फ्लक्स का एसआई या एम के एस मात्रक वेबर होता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके सब हैं, क्योंकि मैं बाकी की चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा, जो भी इम्पॉर्टेंट है उससे ही आपको परिचित करा रहा हूँ, ताकि आपका कल्याण हो सके। देखो, ट्रांसफार्मर जो मैंने बताया, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसने? ये माइकल फैराडे महोदय जो हैं वो ट्रांसफार्मर का खोज किए थे। और ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को परिवर्तित किए बिना उसे बढ़ा या अथवा घटा सकता है। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। अब है प्रकाश तरंगों के गुण। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे? नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब क्या हुआ? क्या कुछ नहीं है क्या? ओहो, जस्ट वेट डियर।
तो स्टूडेंट देखो, हमारा नेक्स्ट स्लाइड रहा। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लेन मिरर, यानी कि हम लोग कहते हैं इसे समतल दर्पण। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे अब समतल दर्पण। देखो, वही समतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप स्कूल जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, या तो अपने छत पे जाने से पहले अपने आप को देखते हो कि आपका बाल कैसा है, आपका चेहरा अच्छा दिख रहा है या नहीं, आप जो कलर का शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, क्या मैच खा रहा है या नहीं। ठीक है, बंदर जैसा चेहरा दिख रहा है या चमगादड़ जैसा। सॉरी, अच्छे दिखते हो आप, बट थोड़ी सी बात। तो वही समतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। समतल दर्पण में अक्सर होता क्या है कि पीछे वाला भाग जो होता है ना, ये रफ किया होता है, अस्तर मारा रहता है। किससे? सिल्वर से। देखो, जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये तो आपसे नहीं पूछेगा ये कि समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन रहेगा सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो देखो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारा जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। आप उल्टा देखते हो क्या अपने आप को कभी आईने में? जब अपने आप को आप देखने जाते हो तो क्या आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखता है? नहीं ना, बिल्कुल। तो वही, और कैसा, क्या वो वास्तविक बनता है? क्या आप उसे कभी छू पाओगे? वो रियल बनता है? आप कहोगे नहीं। तो यही बात है, आभासी एवं वस्तु के बराबर बनता है। आप जितना बड़ा उतना ही बड़ा उसमें भी प्रतिबिंब बनेगा। आप जितना दूरी पे खड़े रहोगे उसमें भी उतना ही दूरी पे आपको दिखाया जाएगा। ओके, आपके पास अगर 2 आँख है ना, तो 2 ही आँख उसमें दिखाता है। आपके पास अगर 1 नाक है और उस नाक में 2 छिद्र हैं तो 1 नाक और 2 छिद्र दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब देखो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग तथा बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। यानी कि आपका राइट उसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट उसका राइट होता है। किसका? आईने का प्रतिबिंब का, आईने के प्रतिबिंब का। ठीक है, बातों को समझिएगा और थोड़ा ना गहराई से पकड़िएगा इसको। अब देखो, समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण में प्रतिबिंब भी उतना ही। भैया मैंने तो वही कहा आपसे। चलो आगे बढ़े ना। बिल्कुल, देखो एक बात मैं आपसे बताऊं, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और एक बात, आपको जो भी डाउट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, या कोई भी स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो ना, एक बार मुझसे शेयर करना। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा, पूरी 100% मैं कोशिश करूँगा। याद रखना, अपने भाई से एक बार जरूर पूछना। देखो, अब बात करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण जो होता है ना, सेविंग दर्पण के रूप में यूज होता है। दंत विशेषज्ञों तथा नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग में होता है। ध्यान से सुनना भैया मेरे। अवतल दर्पण, मेरे प्यारे भाई, आप नाई के पास बाल कटाने जाते हो ना, तो वहां पे जो मिरर लगा होता है, वह अवतल दर्पण का होता है। क्यों? क्योंकि उस अवतल दर्पण में
छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। वहीं दंत विशेषज्ञ जो होते हैं दांतों को, कान के अंदर की चीज़ों को, गला में, कान में कोई दिक्कत है उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, उसमें डालते हैं तो उसमें पूरी चीज़ें उनको क्लियर और अच्छे से दिखाई देती है। देखो, मैंने दर्पण की बात किया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक है अवतल और एक है हमारा उत्तल। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहन के पार्श्व दृश्य को यानी कि साइड व्यू मिरर के रूप में देखते हैं। कहाँ पे? साइड व्यू मिरर के रूप में देखते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ, अब देखो ऐसा क्यों है? इसलिए कि आपको साइड में, अपने वाहन के साइड में जो चीज़ें देखना होता है, तो छोटी सी तो हमारी मिरर होती है और हमें देखना होता है बड़े एरिया को, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, वह इसे पूरा फुलफिल करता है, राइट, पूरा फुलफिल करता है। देखो, अगर हम लोग एक्सप्लेन करने चले और दर्पण को डीप पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो मेरे प्यारे, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 1 से 1.5 घंटे मैं इसी टॉपिक को पढ़ाते, समझाते और एग्जाम्पल देते लगा दूंगा। और तो मुझे तो रिवीजन करना है और आपको रिकॉल कराना है। जो आपके मस्तिष्क पे मलबे बैठ चुके हैं ना, जम गए हैं ना, उसको हटा करके एकदम क्लीन करना है, स्वच्छ करना है। ओके, चलो, याद तो आ रहे होंगे ना आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो याद आ रहे होंगे इससे। चलो, अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा अपवर्तन का नियम। क्या होता है? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम जो होता है, आपतन कोण, अभिलंब तथा अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो भैया, जब मैं हूं तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं होता। ये अपवर्तन का जो नियम होता है, ये कहता है क्या कि आपतन कोण और अभिलंब तथा अपवर्तन कोण, ये मान लो कि एक हमारा, ये मान लो हमारा एक क्या है? सरफेस है। यहां सन है, ओके, कैसे को मैं बना देता हूं, बस तुम मान लेना कि ये सन है। और यहां से सूर्य की रोशनी आई और यहां से टकरा गई, क्योंकि ये क्या है? समतल दर्पण है। और टकराने के बाद यूं ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और यहां पे हुआ ये कि ये अभिलंब यहां बन जाता है इन दोनों के बीच में। ओके, ये अभिलंब बन गया। तो ये इसको, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा, टाइम ज्यादा खींचेगा। और ये जा रहा है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये हमारा अभिलंब है। ओके, इसलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और वहीं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं और अभिलंब को एन से डिनोट करते हैं। तो कहता क्या है अपवर्तन का नियम कि आपतन कोण यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। या आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो आप देखो एक ही तल पे है, जिसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जहां पे आपको स्टार लगा करके इसे नोट करना चाहिए और अपने जेहन में उतार लेना चाहिए। ठीक है, चलो याद रखोगे ना। चलो जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे भाई, नोट करना, इसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कुछ पदार्थ के नाम हैं और उस पदार्थ के कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। हीरा, हीरा क्या है? एक पदार्थ है, ओके, जिसका अपवर्तनांक है 2.42, ओके। पानी 1.33, वायु 1.0003 और निर्वात का 1 होता है। सबसे कम निर्वात का अपवर्तनांक होता है। जो पदार्थ जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, और जो पदार्थ जितना ही कम सघन होगा उतना ही उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो सबसे कम सघन हमारा निर्वात होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, तो उसका अपवर्तनांक 1 होता है। ओके, चलो मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होगे। ओके, तो करो। अब नहीं करोगे तो करोगे कब? अभी तो समय है कुछ कर गुजर जाने का। अब भैया किस जीवन का इंतजार में लगे हो कि कुछ होगा तो वहां कुछ करेंगे? अरे क्या हो गया मेरे भाई, हो जा यार। चलो हो गया, ठीक है, तो कर गुजर जा अब। अब तो कर जा। चलो मुझे उम्मीद है कि करोगे। अब देखो, दैनिक जीवन में कुछ अपवर्तन को देखते हैं। तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, यह हमारे अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जल में आधी डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन का। पानी से भरी बाल्टी के पेंदे का ऊपर उठे हुए दिखाई देना। सूर्य उदय से पूर्व तथा सूर्य अस्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना, यह हमारा अपवर्तन का ही क्या है? प्रकोप है, या जो भी। पानी से भरे कांच के ग्लास में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन का ही कारण है। तो ये कुछ 5 पॉइंट अपवर्तन के कारण जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर देखने को मिलता है, उसे याद रखना। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हीरे का चमकना होता है। गर्म प्रदेशों में गर्मियों के मौसम से सड़क पर जल का आभास, जिसे मृग मरीचिका कहा जाता है। आप गर्मी के समय में जिसे कुछ जगहों पे गांवों में लू के नाम से जाना जाता है, लू। अक्सर आप जब बहुत गर्मी पड़े मई जून के समय में, जब उस टाइम आप जाओगे एग्जाम देने या काउंसलिंग कराने, तो देखना कि जिस गाड़ी से जाओगे लगेगा रोड पे आगे ऐसा पानी जमा हुआ चमकेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास जाओगे तो वहां पानी नहीं दिखता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। किसी कांच में दरार पड़ने पर दरार का अधिक चमकदार दिखाई देना। ठीक है, प्रकाशित तंतु, ये सब इसके ही एग्जाम्पल है। अब चलो लेंस की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा मिरर, वैसे ही हमारे लेंस है। ओके, मिरर है जिसमें हम देखने का कार्य करते हैं, और लेंस है जिसके द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं। लेंस में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अवतल और उत्तल लेंस। चलो, लेंस की शक्ति या क्षमता फोकस की दूरी का व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ओके, चलो P इज इक्वल टू 1/1। चलो आओ आगे देखते हैं। अब हमारा है एक रेनबो, एक नहीं रेनबो, इंद्रधनुष। ये 2 टाइप का होता है, याद रखना। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण
आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप जो रेनबो बनता है उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं या प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, द्वितीयक में होता है, सेकेंडरी में, कि 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है इसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है मेरे प्यारे रेनबो देखने में। अक्सर आप भी देखे होंगे, मैं तो कभी कभी देख ही लेता हूँ, कभी कभी नहीं, जब दिखाई देता है तब। चलो, प्रकाश का प्रकीर्णन की मैं बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। प्रकाश का प्रकीर्णन, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है अतः इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ये विभागीय करके एक ट्रिक आता है और उसे अगर आप याद रखोगे तो पूरे प्रकीर्णन को अच्छे से समझ पाओगे। कि हमारा क्या होता है, एक प्रिज्म होता है जिससे हम श्वेत प्रकाश को टकराते हैं। ये 7 भागों में 7 कलर में बंटती है, जिसे हम विभागीय ओर से याद करते हैं। ओके, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लिक करो और इजीली लेक्चर को आराम से देखो, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, चलो, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो आगे तो मैं बढ़ा। देखो, प्रकीर्णन का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय आकाश का लाल नारंगी दिखाई देना, ये प्रकीर्णन है। दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन का ही साक्ष्य है। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, खतरे के निशान लाल रंग के बनना, ये सब प्रकीर्णन। ठीक है, चलें हम आगे। चलो, अब कुछ यहां से देखते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को हम ए से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो एन माइनस ए माइनस बी कर दोगे। मुझे तो इतना उम्मीद है कि आपका मैथमेटिक्स इतना भी कमजोर नहीं है कि मुझे ये सारी चीजें समझाना पड़े। ओके, लीनियर इक्वेशन हमें समझाना पड़े। देखो, एक होता है समस्थानिक और एक होता है परमाणुकता। एक है समस्थानिक और एक है परमाणुकता। देखो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को हम लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि देखो, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक तो समान है, जैसे कि इसका 1 हाइड्रोजन, इसका भी 1, इसका भी 1, और द्रव्यमान संख्या इसका 1 है लेकिन इसका 2 है और इसका 3 है। तो द्रव्यमान तीनों में डिफरेंस है लेकिन वहीं ये सेम है। परमाणुकता की बात करें तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। चलो, अब देखो कुछ चीजों को देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम हेमिनाइट्रेट कहते हैं। लाफिंग गैस का जो है
वो नाइट्रिक ऑक्साइड, सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज, समुद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, लाल दावा, पोटेशियम परामैग। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको रखना चाहिए याद, यानी कि आपको लर्न करके रखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरे बातों को? चलिए, समझ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। आगे की बात करें तो हमारे पास आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इतना ही कंटेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और भी विस्तार हम लोग अपने टॉपिक में देंगे। ठीक है, और मैं आपसे वादा किया हूं कि 10 आवर्स में मैं इतने अच्छे से साइंस को कंप्लीट कराऊंगा, और जितने अच्छे से मैं साइंस को कंप्लीट कराऊंगा उतना ही अच्छे से और भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। और ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपके लिए मैं जहाँ तक हो सके हेल्प कर सकूं और आपके एग्ज़ाम में आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकूं। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।